हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 16 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को फिर से एनालाइज कर रहे हैं हम। फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार मैं इस लेक्चर को पोस्ट कर चुकी हूँ, उसमें कुछ वॉइस का इशू था, इसीलिए मैं इसको फिर से रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। आज के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया ऑल दीज 4 प्लेटफॉर्म्स। इन 4 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले मुझसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे इन लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप मुझसे मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। इन तीनों मीडियम्स के थ्रू आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो, क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो, और अगर डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग यूपीएससी। ओके, आगे बात करते हैं। तो टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट अ प्रोसेस। सक्सेस जो होती है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी आपने कर ली और आपको सक्सेस मिल गया। ये आपको हर दिन करना पड़ता है, हर दिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको सक्सेस मिलती है। हम कई सारी सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में सुनते हैं, ठीक है, वॉरेन बफेट के बारे में, एलन मस्क के बारे में, बहुत सारे पर्सनालिटीज है जिनके कोट्स वगैरह हर तरफ चलते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज का हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे जो उनका स्ट्रगल रहा है उसको हम नहीं नोटिस करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, परसीवरेंस शो करना पड़ेगा, और साथ में आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप अपने गोल तक पहुंचोगे। ओके, वो कहते हैं ना, दिन बनाने में रात लगती है, तुमको आसान बात लगती है। तो यही सेम चीज यहाँ पे कही गई है कि ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आपको हर चीज को एंजॉय करना है। अपने हार्डवर्क को भी एंजॉय करना है, अपने फेलियर्स को भी एंजॉय करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को भी एंजॉय करना है, अपने नॉलेज को एंजॉय करना है। सब चीजों को एंजॉय करते हुए चलो, क्योंकि बाद में यही चीजें आपको याद आएंगी। ओके, आज के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में नाटो समिट के बारे में। तो नाटो समिट न्यूज में दो कारणों से है, एक तो जापान के कारण है और दूसरा है टर्की के कारण। ठीक है, तो दोनों के कारण क्या है ये हम देखेंगे, समझेंगे। इंडिया एशियान मीट के बारे में देखेंगे, और ये न्यूज में थी बिकॉज ऑफ म्यांमार। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्या न्यूज है, इसको देखेंगे। आगे बात करते हैं कटिंग चाय टू सेव इकोनॉमी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जनता से कहा है कि आप लोग चाय पीना बंद करो, चाय पीना बंद करोगे तो हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो क्या न्यूज है इसको समझेंगे। उसके बाद GS3 में साइंस एंड टेक में हम बात करेंगे कैबिनेट अप्रूव्स 5G ऑप्शन। तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पूरी बात करेंगे। इकोनॉमी में एक एडिटोरियल है आज, पावर्टी ट्रेंड नाम का। ठीक है, तो पावर्टी ट्रेंड किस तरह से चल रहा है इसकी बात करेंगे। देन सिक्योरिटी में हमने कल अग्निपथ के बारे में देखा था, अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो अग्निवीर से रिलेटेड ये सिक्योरिटी में एक आर्टिकल है, जिसमें अग्निवीर के लिए कुछ प्रिविलेजेस, कुछ प्रोविजन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, जिसमें इनको 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम दिया जाएगा अगर ये चाहे तो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट सभी के लिए। GS पेपर 4 जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का सबसे ट्रिकी, सबसे लेंदी पेपर जो होता है, इसको लेकर हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स टू कवर एथिक्स। एंड आई अश्योर यू दैट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, फिर आपको एथिक्स के लिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 1000 सोर्सेज को रेफर करने की जरूरत नहीं है, 1000 कोचिंग मटेरियल्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, टोटल 40 सेशंस का ये प्लान है, और इस तरह से यहाँ पे प्लानिंग की गई है कि मान लो 40 सेशन है, इसमें 2 घंटे का अगर एक सेशन होता है, तो लास्ट के 30 to 40 मिनट्स में, हर सेशन के लास्ट के 30 to 40 मिनट्स में हम यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट एथिक्स में आपके कम से कम एक चीज तो हो कि एक पेपर कंप्लीट हो, और दूसरा GS से आप अपने आंसर्स को अलग कर पाओ, आपके अच्छे स्कोर्स एथिक्स में कम से कम आ सके। ठीक है, तो एथिक्स को हमको अगर एज देनी है, अपने टोटल मार्क्स को एज देनी है मेंस में, तो आप ये वाला कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड ये कोर्स शुरू हो रहा है 20 जून से। इसकी अभी फीस जो चल रही है वो है ₹2999। एंड इस ऑफर प्राइस को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इसीलिए ये फीस अभी भी इतनी ही है। और दूसरी चीज ये कि इसके एनरोलमेंट बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। आगे बात करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल की, कैबिनेट अप्रूव्स मेगा 5G ऑप्शन। तो यहाँ पे न्यूज ये है
कि 5G टेक्नोलॉजी, अब ये 5G क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक टाइप है, 1G 2G 3G 4G और वैसे ही 5G। ओके, तो ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पे हम अनवील कर रहे हैं, उसके लिए सेंटर जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रम का ऑप्शन करने वाली है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जितनी भी जनरेशन होती है, ये किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर काम करती है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, हर जो जनरेशन है उसका अलग अलग होता है। उसी के जैसे 5G का भी एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड आया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि 72 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो हम अलोकेट कर रहे हैं 5G के लिए, और उसका अब ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। ऑप्शन यानी कि इसकी बोलियां शुरू होंगी, जो टेलीकॉम कंपनी ये खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो उनकी 5G यहाँ पे टेक्नोलॉजी उनको वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे 5G ऑप्शन शुरू हो रहे हैं जुलाई से, और इसी के बारे में ये न्यूज थी ना। ये जो सारा काम कर रहा है ये ट्राई कर रहा है। ट्राई कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक स्टेचुटरी अथॉरिटी है, इसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। आपका पहला क्वेश्चन आज का ये है कि आप मुझे बताओगे कि ये कौन से ईयर में बना, ट्राई, और दूसरी चीज कौन से एक्ट के थ्रू बना है। तो कौन से एक्ट कौन से ईयर के थ्रू बना है ट्राई, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ये जो ट्राई है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारा जो भी रेगुलेशन का काम है टेलीकॉम सेक्टर का वो यही देखता है। ओके, नाउ अभी हम बात कर रहे हैं 5G की। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है कि 1G कब आया, 2G कब आया, 2.5G, 3G, 4G, 5G, ये सब कब कब आया, ठीक है। तो 1979 से शुरुआत हुई थी, और अभी 5G जो है 2020 में आया है, जहां पे हमको 1 Gbps की स्पीड भी मिल रही है। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो 1G 2G 3G इन सब के बारे में बात करेंगे। 1G का मतलब है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आई थी 1997 में, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेसिक वॉइस सर्विस ओनली थी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वॉइस सर्विसेज थी, एनालॉग बेस्ड जो था ये, और 50 kbps की स्पीड यहाँ पे मिलती थी। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1998 में आई थी, ठीक है। और यहाँ पे वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट भी अवेलेबल था, डिजिटल बेस्ड हो गई थी, और 250 kbps की स्पीड आपको यहाँ मिलती थी। 3G जो है ये 2001 में आता है। 2001 में ये वॉइस के साथ साथ डाटा को भी लेकर आता है, इंटरनेट को भी लेकर आता है, और यहाँ पे वीडियो कॉल आप कर सकते हो 384 kbps की स्पीड पे। फोर्थ जनरेशन जो है वो 2010 में आता है, जहां पे मेनली डाटा के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। इंटरनेट हो गया, वीडियो कॉल्स हो गया, मोबाइल टीवी हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, सब कुछ इसमें आ गया। डिजिटल बेस्ड था, LTE बेस्ड था, और स्पीड इसकी हो गई 50 Mbps। ओके, उसके बाद आता है 5G। 5G सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है, जो 2020-21 में बनाई गई है। इंटरनेट के साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। IoT बेस्ड है, इनफाइनाइट डाटा ब्रॉडकास्ट होगा, गेमिंग हो सकती है इसमें। डिजिटल बेस्ड है, यूबिक्विशियस कनेक्टिविटी यानी कि चारों ओर कनेक्टिविटी ये एस्टैब्लिश कर सकता है। स्पीड होने वाली इसकी 6400 Mbps, यानी कि लगभग 2 Gbps के आसपास इसकी स्पीड होगी। 2 से लेके 20 Gbps इसकी स्पीड हो सकती है। ये क्लेम किया है हमारी गवर्नमेंट पैनल ने। ओके, अब देखो यहाँ पे 5G की बात कर रहे हैं, तो 5G के बारे में सारी बातें कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया एक गवर्नमेंट की पैनल बनाई गई थी, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, और इसने ये क्लेम किया है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है ये हमारी 2 से लेके 20 Gbps की स्पीड देगी, जबकि आज के टाइम की जो 4G है वो 6 से 7 Mbps की स्पीड देती है ऑन रियल टाइम, अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब देखो इसके साथ इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं 5G के। तो देखो एक तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी आप जो स्मार्ट होम्स बनाते हो, ठीक है, स्मार्ट होम्स में इसके काफी यूजेस हैं। इसके अलावा जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, ठीक है, जैसे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ये सब कुछ, इसका सब कुछ का रिलेशन 5G से ही है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटेड व्हीकल्स जो बन रही हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड व्हीकल्स हो गई, इसमें 5G यूज हो रही है, ठीक है। जो ड्राइवर लेस व्हीकल्स बन रही है उसमें, ऑटोमेटेड व्हीकल्स में 5G है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन और कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड बन रही है, ठीक है, इसमें इसका ही यूज हो रहा है। रोबोटिक्स में, एविएशन में, ड्रोन्स में, इन सभी में 5G टेक्नोलॉजी हमारी यूज हो रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट हम देखें, इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट पैनल है उन्होंने ये कहा कि अगर 2035 तक हम इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, 5G टेक्नोलॉजी अच्छे से चल पड़ती है, तो हमारे टेलीकॉम सेक्टर का लगभग $1 ट्रिलियन का बिजनेस हो सकता है बाय 2035। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है टेलीकॉम जो सेक्टर है हमारी वो वाली। ओके, अब इसको लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ओके, तो चैलेंजेस की हम बात करते हैं। एक बार मैं इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो चैलेंजेस इसके क्या हैं। पहला चैलेंज इसका ये है कि यहाँ पे जो
स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं ना, स्पेक्ट्रम की, फ्रीक्वेंसी की, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फ्रीक्वेंसी अलोकेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो देखो इंडिया में ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड हमारे पास है नहीं, ठीक है, हमारे पास कम ही फ्रीक्वेंसी बैंड है, और जो सबसे अच्छे जो कम्युनिकेशन होता है वो कम फ्रीक्वेंसी बैंड में होता है ना। एक तो ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड हमारे पास है, एक तो कम है, इसीलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो श्योर नहीं है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, 5G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, उनको इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट का, इतनी फंडिंग भी होनी चाहिए किसी के पास कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। तीसरा टेक्निकल चैलेंजेस भी है कि 5G टेक्नोलॉजी हम लाएंगे तो हमको सारी डिवाइसेस को इसके कैपेबल बनाना पड़ेगा, तो टेक्निकल इश्यूज भी हैं। चौथा, गवर्नमेंट के साइड से भी कुछ इश्यूज है। एक तो गवर्नमेंट कोई सब्सिडी या कोई इंसेंटिव इसको लेकर दे नहीं रहा, उसके बाद टैक्सेस भी ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। तो ये सब इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं, ओके, ये सब इश्यूज हैं। ऑप्शन डिजाइन को लेकर इशू, ये सारे इश्यूज के कारण ये चैलेंजेस है, ओके। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड इसका ये हो सकता है कि पहले तो जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन की, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया को हम अलाइन करें 5G के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली 5G ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से इंसेंटिव्स यहाँ पे हो सकते हैं कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे जो 5G स्टार्टअप्स हैं उनको, 5G टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इंसेंटिवाइज करे, सो दैट 5G टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो सके। उसके अलावा स्पेक्ट्रम हमारे पास हमको पता है कम है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का एफिशिएंट यूज यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मार्केट हमको डेवलप करने की जरूरत है फॉर 5G टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास काफी कुछ तो डेवलप किया हुआ है ही, ओके। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की हमको जरूरत है, ओके। और एक टेक्निकल इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जिसके थ्रू हम यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी को सभी डिवाइसेस में इम्प्लांट कर सकें, ओके। तो ये था हमारा 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है नेटो के बारे में। तो देखो नेटो के बारे में न्यूज ये है कि दो न्यूज है। पहली तो न्यूज है जापान को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि जापान जो कि नेटो का मेंबर नहीं है, वो यहाँ पे पहली बार नेटो समिट में शामिल होने जा रहा है। अब नेटो क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आते हैं हम इस न्यूज के ऊपर। तो देखो नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से बना था या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी से। तो याद रखना वॉशिंगटन ट्रीटी भी आप बोल सकते हो इसको। 1949 में बना था और इसके अंदर सबसे पहले यूएस, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है। और ये बनाया ही बेसिकली इसलिए गया था क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ 1948 के आसपास ही, 1947-48 के आसपास ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। इस टाइम पे दो पोल्स बढ़ गए थे पूरे वर्ल्ड में, एक साइड था यूएस, दूसरा साइड था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, ओके। सोवियत यूनियन जो था, अब जो कंट्रीज यूएस की साइड थी वो सोवियत यूनियन से डरती थी क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, तो इन सभी कंट्रीज ने क्या किया, यूएस के साइड जाके शामिल हो गए। अब आज की डेट में भी जो नेटो में शामिल होता है वो ये माना जाता है कि वो यूएस की साइड अलाइंड है, ठीक है। रशिया की साइड नहीं, चाइना की साइड नहीं, यूएस की साइड अलाइंड है, ठीक है। तो ये माना जाता है। अभी देखो इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन ओरिजिनल मेंबर्स इसके कौन कौन थे आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले तो कनाडा था, यूएस और यूके। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट में है जैसे बेल्जियम हो गया, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, ये सब भी है। और बाकी जो कंट्रीज है वो ये है। अब देखो ये जो कंट्रीज है आपको एक एक याद तो करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ब्रॉडली याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दूसरी चीज, फ्रांस ने बीच में विड्रॉ किया था लेकिन वो वापस आ गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है नेटो के, बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, और इसके हेडक्वार्टर्स अलाइड कमांड ऑपरेशंस के मॉन्स बेल्जियम में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखो ऑब्जेक्टिव पहला तो ये था कि रशिया से यानी कि यूएसएसआर से बचना है। दूसरा ये था कि जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, मेंबर्स जितने भी शामिल होंगे, उनको फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ऑन पॉलिटिकल फ्रंट एज वेल एज ऑन मिलिट्री फ्रंट, ओके। ये दोनों फ्रंट्स पे हमको इनको फ्रीडम एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। नाउ पॉलिटिकल फ्रंट पे कैसे, देखो ये सारी कंट्रीज साथ में ही, तो जियो पॉलिटिकली एक फ्रेंडली रिलेशन इनके बीच में हो गया, ठीक है। सारी की सारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करेंगी, आपस में कोऑपरेट करेंगे, डिफेंस को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, ट्रस्ट बिल्डिंग को लेकर साथ में काम करेंगे, ओके। तो ये तो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो गया। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि यहाँ पे नेटो कोशिश करेगा कि किसी भी डिस्प्यूट का पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए, और अगर इस तरह के पीसफुल रिजोल्यूशन वाले एफर्ट्स फेल होते हैं तो नेटो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट करेगा अपने हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वॉशिंगटन ट्रीटी बनी है ना, जिसके अंतर्गत नेटो बना है, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि
अगर नेटो की कोई भी मेंबर कंट्री के ऊपर कोई तीसरी कंट्री अटैक करती है तो ये माना जाएगा कि ये अटैक सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, ये अटैक पूरी की पूरी नेटो की 30 मेंबर कंट्रीज के ऊपर हुआ है और कलेक्टिवली डिफेंड किया जाएगा, कलेक्टिवली अटैक किया जाएगा। तो आर्टिकल 5 जो है वो कलेक्टिव डिफेंसिव क्लॉज है नेटो की फाउंडिंग ट्रीटी यानी कि वॉशिंगटन ट्रीटी का, जो कि मैंने आपको समझाया। नेटो ने अभी तक इस आर्टिकल 5 को सिर्फ एक बार इन्वोक किया है जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। ओके, तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है। नाउ हम वापस आते हैं न्यूज के ऊपर। पहला आर्टिकल जो था जापान को लेकर। जापान का देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। जापान नेटो का पार्ट नहीं है, जापान नेटो का मेंबर नहीं है। उल्टा जापान को क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान बहुत चमका हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, ठीक है। तो जापान ने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ठान लिया था कि हमको डिसआर्मामेंट की तरफ जाना है, हम तो किसी के पचड़ों में पड़ेंगे ही नहीं, हम किसी के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, चाहे रशिया को जो करना है करे, यूएस को जो करना है करे, हमको किसी के पचड़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है हमारे ऊपर। तो ये लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इन्होंने डिसआर्मामेंट का यहाँ पे डिसाइड किया और बोला कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे, ठीक है, हम किसी पोल की तरफ यहाँ पे अलाइन नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह की सिचुएशन बनी कि आज की डेट में यूएसए का की अलाय बन गया है जापान, ठीक है। हमने देखा है क्वाड में देखा है हमने, है ना, उसके अलावा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी हमने देखा है कि जापान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया है, इंपॉर्टेंट अलाय बन गया है यूएस का। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसमें भी हमने देखा कि यूक्रेन की मदद कर रहा है जापान, ठीक है, और रशिया की मदद नहीं कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमको समझ में आता है कि यहाँ पे रशिया का जो जापान जो है वो यूएस की साइड अलाइंड है और इसीलिए नेटो समिट का यहाँ पे ये साथ दे रहा है। तो नेटो समिट में पहली बार जो है जापान शामिल होने वाला है। आगे बात करते हैं, सेकंड इशू जो है वो क्या है, सेकंड इशू है अबाउट टर्की। तो ये टर्की वाला इशू क्या है, इसको देखो। टर्की बेसिकली यहाँ पे नेटो का मेंबर है ना। अब नेटो का मेंबर है और नेटो का मेंबर होने के कारण ये थोड़ी सी अपनी चला रहा है मनमानी। कैसे, समझो इसको। स्वीडन और फिनलैंड ये 2 कंट्रीज हैं यूरोप में, ओके। स्वीडन और फिनलैंड ये 2 कंट्रीज हैं यूरोप में। ये दोनों कंट्रीज चाहती हैं नेटो को ज्वाइन करना और अब टर्की बोल रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं करने दूंगा। अब नेटो का सिस्टम ऐसा है कि नेटो में जो 30 मेंबर हैं, जब तक ये 30 मेंबर 30 के 30 अप्रूव नहीं करते तब तक कोई भी नई कंट्री आके नेटो के मेंबर नहीं बन सकती। एक भी कंट्री ने वीटो लगा दिया तो बात खत्म, ओके। तो टर्की कह रहा है हम तो वीटो लगाएंगे और अगर वीटो नहीं लगवाना है तो जो एग्रीमेंट हम बोल रहे हैं, जो अश्योरेंस हम चाह रहे हैं वो आप अश्योरेंस हमको दो। तो बात क्या है पूरी, ये समझो। बात ये है कि टर्की जिस एरिया में आता है उसके आसपास जो है, जो एक मूवमेंट चल रहा है जिसको हम कुर्दिश मूवमेंट बोलते हैं, ये एक टेररिस्ट मूवमेंट है काइंड ऑफ। यहाँ पे कुर्दिस्तान की मांगे चल रही है कि टर्की और आसपास का जितना भी एरिया है उन सबको मिला के यहाँ पे कुर्दिस्तान बनाया जाए। ये कुर्दिश पीपल जो है यहाँ के वो कह रहे हैं। तो टर्की इनको टेररिस्ट मानता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जगहों पर इनके जो देश है उस पर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते रहते हैं कुर्दिश टेररिस्ट जो है। तो ये कुर्दिश टेररिस्ट जो है अल्टीमेटली टर्की ये क्लेम करता है कि ये जो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और भाग जाते हैं स्वीडन और फिनलैंड में, और स्वीडन और फिनलैंड इनको सेफ हेवन्स भी देते हैं, सेफ हेवन्स देते हैं सो दैट ये यहाँ पे पकड़े ना जाए। जैसे इंडिया बोलता है ना कि पाकिस्तान हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करा के टेररिस्ट वापस पाकिस्तान में भाग जाते हैं, पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेजता है, वैसा सेम चीज टर्की क्लेम करता है स्वीडन और फिनलैंड के लिए, ओके। तो टर्की का कहना यह है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाते हैं तो इनकी तो पावर और बढ़ जाएगी, फिर ये हमारे यहाँ पे और कुर्दिस्तान की जैसे मांगे उठाएंगे, कुर्दिश यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी। तो टर्की चाह रहा है कि आप हमको अश्योरेंस दो कि आप इन कुर्दिश टेररिस्ट को अपने देश में यहाँ पे सेफ हेवन नहीं दोगे, इनको अपने यहाँ पे रहने के लिए सही जगह नहीं दोगे, ठीक है, और आप इसको अपनी साइड से कोई हेल्प नहीं करोगे। ये अश्योरेंस दो, ये एग्रीमेंट साइन करो तो हम आगे कुछ सोचें, ओके। तो ये बात है। अब थोड़ी आगे और बात करते हैं इसी के बारे में। अभी तक स्वीडन और फिनलैंड कहाँ थे, अभी तक स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो क्यों नहीं ज्वाइन किया था? अभी ऐसा क्या हो गया अर्जेंटली, एकदम से इमीडिएटली, कि यहाँ पे इनको नेटो की याद आ गई? तो देखो, स्वीडन और फिनलैंड ने अपने अपने रीजंस के कारण ज्वाइन नहीं किया था। स्वीडन को आप देखोगे तो स्वीडन जो है इसकी आइडियोलॉजिकल रीजंस थे। स्वीडन ये मानता है कि हमको यहाँ पे नॉन अलाइंड रहना है, जैसे इंडिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वैसे ही स्वीडन बोलता है हम किसी कंट्री के साथ अलाइन नहीं होंगे, ओके। तो इसीलिए स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि नेटो को ज्वाइन करना मतलब यूएस की साइड जाना, ठीक है। तो स्वीडन ने यूएस की साइड जाना चाहता था, न रशिया की साइड जाना चाहता था, इसीलिए इसने किसी को ज्वाइन नहीं किया। फिनलैंड जो है, फिनलैंड का आप देखोगे तो फिनलैंड की एक बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर होती है किसके साथ, रशिया के साथ।
तो रशिया के कारण फिनलैंड काफी डरा हुआ है, रशिया से हमेशा से चमकता है फिनलैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे रशिया, फिनलैंड को ये डर था कि रशिया के साथ अगर हमने कॉर्डियल रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया, अगर हमने इसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं निभाए तो रशिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा। इसीलिए फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया दोनों का, ये रीजन है कि इन लोगों ने क्यों क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो फिनलैंड के अपने सर्वाइवल रीजंस थे, क्योंकि फिनलैंड चाहता था हमको तो अच्छे से सर्वाइव करना है शांति से, हमको कोई मतलब नहीं नेटो रशिया के बीच में क्या हो रहा है उससे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्यों इनको ज्वाइन करना है नेटो? तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर जब से हुई है तब से ये इनका दिल दहल गया है और इनको समझ में आ गया कि रशिया किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो यूक्रेन ने, आपको पता होगा मैंने आपको बताया था जब हमने रशिया यूक्रेन समझा था, तो नेटो का बहुत बड़ा रिलेशन है रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। यूक्रेन ने जैसे ही नेटो की तरफ जाना शुरू किया, नेटो की तरफ अप्लाई किया कि हमको आप नेटो में शामिल कर लो, वैसे ही ये ट्रिगर पॉइंट बन गया रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसके पीछे भी हाथ नेटो का ही है, कहीं ना कहीं आप देखोगे नेटो ही रिस्पॉन्सिबल है। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, इसीलिए रशिया ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो रशिया रिस्पॉन्सिबल, नेटो रिस्पॉन्सिबल, सब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ अब ये देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड थोड़े से चमक गए हैं। इनको लग रहा है कि रशिया तो काफी एक्सपांशनरी पॉलिसी अपना रहा है और इसका कोई भरोसा नहीं है कि हमारे ऊपर भी अटैक कर दे कल को। तो फिनलैंड के साथ तो इसकी लंबी चौड़ी बॉर्डर लगती है, तो फिनलैंड तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तो इसीलिए फिनलैंड गया दौड़ा दौड़ा नेटो के पास कि भैया हमको शामिल कर लो आप। अब नेटो ने बोला कि ठीक है समझते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने अप्लाई तो किया है। तो यहाँ पे फिनलैंड तो इसलिए गया, स्वीडन इसलिए गया कि स्वीडन को लगता है कि फिनलैंड बीच में है रशिया और स्वीडन के, तो अभी तो बफर है। लेकिन कल को मान लो अगर फिनलैंड के ऊपर रशिया अटैक कर देता है या फिनलैंड कभी रशिया की साइड चला जाता है तो हमारा क्या होगा। तो स्वीडन भी इसलिए नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा है। अब इनके ज्वाइन करना चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ होता है कि चाहने से कुछ नहीं होगा। अब नेटो के अगर लिए इन्होंने अप्लाई किया तो कम से कम 1 साल लगाता है, अभी तक देखा गया नेटो कि अगर आपकी मेंबरशिप उनको अप्रूव करनी है तो। लेकिन इस नॉर्मल केस में अभी तो टर्की भी बीच में खड़ा हुआ है, तो इनका कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता। अब ऐसे में हमको देखना ये होगा कि यहाँ पे देखो इन्होंने अप्लाई कर दिया नेटो के लिए, ठीक है। रशिया को पता लग गया कि इन्होंने नेटो के लिए अप्लाई किया, मतलब रशिया को पता लग गया कि ये यूएस की तरफ अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो रशिया पता नहीं क्या करेगा। अगर नेटो में ये लोग शामिल हो जाते हैं समय से तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते तो रशिया इनके साथ क्या करेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो ये हम देखेंगे, ओके। दूसरी चीज, व्हाट वुड द मेंबरशिप मीन। तो यहाँ पे इस मेंबरशिप का मतलब क्या होगा। इसके बहुत सारे मतलब है। देखो, एक तो स्वीडन और फिनलैंड के लिए ये मतलब है कि इनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, ठीक है। इनको फिर डरने की जरूरत नहीं है रशिया से, क्योंकि हमने आर्टिकल 5 देखा ना नेटो का, जो नेटो की ट्रीटी है वॉशिंगटन ट्रीटी, उसमें आर्टिकल 5 में क्या लिखा है कि अगर कोई भी कंट्री इस मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक करेगी तो ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी नेटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, यूएस के लिए बड़ी जीत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूएस की तरफ अलाइनमेंट कंट्रीज का बढ़ता जाएगा। और एक तरह से रशिया को ये करारा जवाब होगा, ठीक है, कि देखो तुम्हारे आसपास की कंट्रीज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और रशिया को एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो जाती है, अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाती है तो एक चीज जो क्लियर हो जाएगी वो ये कि जो वॉर है, रशिया को लगा था वॉर करेंगे तो आसपास वाले सब डर जाएंगे और रशिया के करीब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ये वॉर हुई है तो ये वॉर काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो रशिया के करीबी थे वो भी अब रशिया से दूर जा रहे हैं, नेटो में शामिल हो रहे हैं, ओके। तो ये चीजें इसके इम्प्लीकेशन होंगे। वर्ल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखो यूएस, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, ईयू हो गया, ये सब तो वेलकम कर रहे हैं इस मूव को। रशिया भड़का हुआ है, ठीक है। और टर्की का मैंने आपको बताया कि टर्की चाहता है कि ये इनको शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि ये कुर्दिस्तान के जो मांगे हैं उनको बढ़ावा देते हैं। कौन? स्वीडन और फिनलैंड। तो ये था पूरा इशू। आगे बात करते हैं। म्यांमार अनलाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ एशियान इंडिया मीटिंग। तो म्यांमार जो है, म्यांमार यहाँ पे एशियान इंडिया मीटिंग को लेकर सामने नहीं आ रहा है, मतलब म्यांमार के जो रिप्रेजेंटेटिव है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे एशिया इंडिया मीटिंग में शायद शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो देखो एशियान जो है क्या है, एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके साथ इंडिया की 24th मीट होने वाली है, जिसमें पहले म्यांमार आने वाला था, लेकिन अभी म्यांमार शायद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि म्यांमार में चल रहा है जनता रूल, ठीक है। जनता रूल या जनता गवर्नमेंट अभी चल रही है। जनता रूल या जनता गवर्नमेंट का मतलब है मिलिट्री रूल क्या चल रहा है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया है, तख्ता पलट यहाँ पे हो गया है, और इसी के कारण ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया पूरा म्यांमार, है ना। अब इसी के कारण अगर इनको म्यांमार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हम किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की समिट में बुलाते हैं, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे इसको, क्योंकि हम यहाँ पे अल्टीमेटली हमको
हमको डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए। अगर हम म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर को बुला रहे हैं इसमें जनता रूल के फॉरेन मिनिस्टर को, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी, क्रिटिसाइज करने जैसी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत है एशियान और इंडिया के ऊपर कि आप म्यांमार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाओगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे म्यांमार के मिनिस्टर शायद शामिल नहीं हो। एशियान की बात कर लेते हैं ना। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। हमको पहले लगता था कि ठीक है इतनी थोड़ी आती है प्रीलिम्स में, लेकिन इस बार के पेपर ने सारे मुकाबले क्लियर कर लिए। 7 क्वेश्चंस फ्रॉम आईआर एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। ओके, इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ना। एशियान जो है 10 कंट्रीज का एक समूह, एक ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी के आसपास जो कंट्रीज हैं, जैसे देखो यहाँ पे म्यांमार आ गया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साथ में ब्रुनई है, ठीक है। इसके अलावा फिलीपींस है। ये सारी 10 की 10 कंट्रीज जो है ये एशियान के पार्ट हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे आप मुझे बताना, एक क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का। क्वेश्चन था कि इक्वेटर के सबसे करीब से कौन सी कंट्री गुजरती है, कौन सी सिटी गुजरती है। उसमें एक तो इंडोनेशिया था, उसके बाद सिंगापुर था, मलेशिया था और यहाँ पे ब्रुनई था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पास में कौन सी कंट्री है, ठीक है, ये आप मुझे बताना, इक्वेटर के सबसे पास में। ओके, अच्छा, और यहाँ पे ये भी बताना कि सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट आता है, ठीक है, ये भी आप मुझे बताओगे। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है आज का, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं, एशियान की बात कर रहे हैं। तो एशियान क्यों बना था, तो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए बना था। जितने भी एशिया के पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थे, इन्होंने एशिया पैसिफिक के पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स ने ग्रुप बनाया और बोला कि हम इकोनॉमिक बेनिफिट भी अपना करेंगे, पॉलिटिकल और सोशल बेनिफिट भी करेंगे। मोटो है इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एशियान सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया जकार्ता में। इसका ओरिजिन होता है 1967 से। किसके थ्रू, डिक्लेरेशन याद रखना है, एक तो एशियान डिक्लेरेशन बोलते हैं या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 5 थे। इसको आप मिस्ड पी से याद रख सकते हो। मिस्ड पी यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इसके साथ फिलीपींस। ओके, तो ये 5 कंट्रीज जो है फाउंडिंग फादर्स थी। बाकी 10 के 10 मेंबर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हमने देख लिया सब कुछ एशियान के बारे में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है अग्निपथ रिक्रूट्स के बारे में। अग्निपथ क्या है, कल ही मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड देख के आओ, जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कल के हमारे लेक्चर में। अग्निपथ स्कीम क्या है, 4 साल के लिए वॉलंटरीली जो यूथ है हमारी कंट्री का वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस में एज एन सोल्जर, ठीक है। तीनों आर्म्ड फोर्सेस में एज ए सोल्जर यहाँ पे रिक्रूट उसको किया जा सकता है वॉलंटरी बेसिस पे। 4 साल के बाद चाहे तो इसको कंटिन्यू करे या फिर अपने दूसरे करियर प्रोस्पेक्टिव्स पे जाना है तो वहां चले जाए। अब इसी के लिए यहाँ पे जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो लेकर आई है 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम इनके लिए जो अग्निवीर होंगे, ठीक है। अग्निपथ में जो रिक्रूट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि हम यहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेकर आए अग्निवीर के लिए। यहाँ पे हम डिफेंस सेक्टर के साथ काम करेंगे और ये जो अग्निवीर हैं इनको एजुकेशन, इनको 3 साल का डिग्री प्रोग्राम हम इसको इनके लिए लाए हैं। जिसके कारण क्या होगा कि अगर ये 4 साल का ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं, जब भी इनका जो टेन्योर है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनके पास सामने करियर प्रोस्पेक्टिव्स, करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होंगी क्योंकि इनका ग्रेजुएशन भी साथ के साथ हो चुका होगा। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स लाए गए हैं। ये देखो, टूरिज्म हो गया, आर्ट के सारे सब्जेक्ट हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन, एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे कोर्स शुरू किया गया है 3 साल का। ओके, और इसमें 50% जो मार्केट वेटेज होगा वो होगा अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो आप काम करते हो उसका, और 50% जो सब्जेक्ट्स का है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसको डिजाइन और एग्जीक्यूट करने वाला है इग्नू, ठीक है। इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। ओके, और एक और चीज आगे देख लो, सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट जो होगा, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और आसाम राइफल्स का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें अग्निवीर को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर 4 साल हो जाते हैं, 4 साल के बाद अगर ये रेगुलर जॉब में आना चाहते हैं इन द आर्म्ड फोर्सेस तो ये इसके लिए जा सकते हैं, सीएपीएफ, आसाम राइफल्स। और अगर इसके लिए जाते हैं ये रिक्रूटमेंट के लिए तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी इन दोनों एग्जाम्स पे। ओके, तीसरी चीज ये कि अग्निवीर को यहाँ पे कहा गया है कि आप सिर्फ 4 साल के लिए आ रहे हो, ठीक है। 4 साल में आपकी ट्रेनिंग भी होगी और उसके बाद 4 साल उसके बाद आपको जाना रहेगा वॉलंटरली, चाहो तो रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कही गई है कि मान लो 4 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद अगर वॉर जैसा सिनेरियो बनता है तो आपको वापस बुलाया जा सकता है
आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के द्वारा कि आप वापस आ जाइए, अगर आप चाहो तो वापस आ भी सकते हो, वॉर्स में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इससे बेसिकली क्या करने की कोशिश की गई है, पेट्रियोटिज्म जो हमारे देश में इतना ऑलरेडी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हम लोग अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्यों बॉर्डर पे जाके अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने और भी चीज़ें रहती है, हमारे करियर रहते हैं, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। लेकिन अभी इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू क्या होगा, इनोवेटिव सी स्कीम है, इसके थ्रू क्या होगा, हर कोई वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने करियर की तरफ भी फिर वो ध्यान दे पाएगा 4 साल के बाद। तो ऐसा कोई बीच में रोड़ा है नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कटिंग चाय अ टिप टू सेव इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पे न्यूज ये है कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश की यानी कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बड़ी खराब है, पूरी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो कैश स्ट्रैप्ड है, यानी कि पूरी इकोनॉमी इनकी ठप पड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान जो है यहाँ पे क्या करे कि यहाँ पे इसकी इकोनॉमी बच जाए। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक चीज सुझाई है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के वो चाय पीना जरा कम करें। तो कहा यह गया है कि जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के वो चाय पीना थोड़ा कम करें, चाय कंज्यूम करना थोड़ा कम करें, तो इम्पोर्ट बिल इनका कम हो। अब देखो क्या है बात क्या है, बात ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं चाय बड़ी पीते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट लार्ज कंज्यूमर, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर जो है चाय का यानी कि टी का, वो पाकिस्तान है, ठीक है। अब टी इनके यहाँ बनती भी नहीं है, टी ये करते हैं इम्पोर्ट करने के चक्कर में $400 मिलियन इनके खर्च हो गए थे लास्ट ईयर, ठीक है, चाय इंपोर्ट करने के चक्कर में। अब चाय इतना पीते हैं लोग कि चाय के कारण बिल इतना, इंपोर्ट बिल इतना आ रहा है। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग एक काम करो, चाय कम पियो, 1-2 कप कम पियो, उसके कारण क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व वो हमारा बच जाएगा। आपकी चाय में ही हमारा पूरा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है, तो हम दूसरी चीजें कैसे करें। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने ये भी कही है कि जितने भी मार्केट है 8:30 बजे बंद कर दो सारे मार्केट रात को, क्योंकि उसके बाद अगर चालू रखोगे तो उसके लिए आपको लाइट लगेगी, बिजली लगेगी, एनर्जी लगेगी, और इस एनर्जी को भी तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फ्यूल को भी तो हम बाहर से ही करते हैं इंपोर्ट, पेट्रोलियम को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हमको फॉरेन रिजर्व बचा के रखने, इसीलिए आप लोग मार्केट भी बंद कर दो। तो सभी बंद कर देंगे तो इकोनॉमी चलेगी कैसे भाई। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा आर्टिकल है कि किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि चाय कट डाउन कर दो सो दैट इकोनॉमी बच जाए। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है आज का, अ पॉवर्टी ट्रेंड इन सर्च ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली देखो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि लास्ट के 10 साल हो गए, 10 साल डिकेड हो चुका है पूरा, जिसमें हमारे पास पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट डाटा नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट डाटा हमारे पास पॉवर्टी से रिलेटेड है नहीं, और ऐसे में हम पॉवर्टी का पता लगाएं तो लगाएं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये करी गई है कि जो पॉवर्टी है उसका हम कैसे पता लगाएं जब तक हमारे पास कोई असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आती, ठीक है। और इंडिया जिसमें ये कहा जाता है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पुअर पीपल रहते हैं, ऐसे में तो हमको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉवर्टी का पता लगाएं कितनी है और फिर उसको कम करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे पास जो लास्ट एस्टिमेट आया था प्लानिंग कमीशन का, वो आया था 2011-12 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई एस्टिमेट ही नहीं आया है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे आता था, ठीक है, हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे आता था, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते थे कि हमारे देश में जो हाउस होल्ड हैं कितना क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम पॉवर्टी का पता लगाते थे। अभी ये भी इतने टाइम से नहीं आया है। बीच में एक बार एनएसओ का हाउस होल्ड सर्वे आया था, हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे 2017-18 में, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कहते हुए कि काफी डिफेक्टिव है। अब एनएसओ का जो ये सर्वे आया था, रिपोर्ट आई थी, कुछ लीकेज भी हुआ था इसमें, और ये पता लगा था कि जो कंजप्शन है हाउस होल्ड्स का वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो थे और गवर्नमेंट के साइड पे जो लोग थे उनका कहना ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जीडीपी हमारी बड़ी है, ग्रोथ हमारी बड़ी, तो कंजप्शन कैसे कम होगा। अब इसके ऊपर ऑथर ये कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि जीडीपी बढ़े तो कंजप्शन भी बढ़े, हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इनइक्वालिटी बढ़ रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है इस ग्रोथ का, ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है कंजप्शन कम हो रहा हो या पॉवर्टी बढ़ रही हो। दूसरा फिर अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अब और कोई रिपोर्ट तो है नहीं तो क्या करें। तो 2 पेपर्स आए हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की साइड से, रिसर्च पेपर है जिसके बारे में जो ये पॉवर्टी ट्रेंड के बारे में बताते हैं। तो ये दोनों जो पेपर है वो बताते हैं कि धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण ये देखा गया है कि पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है हमारे देश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है वो कहते हैं कि पॉवर्टी डिक्लाइन कैसे हो रही है। अब इसके लिए कुछ यहाँ पे फैक्ट्स देते हैं जो ऑथर है। पहली चीज ये कहते हैं कि स्लो डाउन, अभी भी तो स्लो डाउन बीच में आया था,
तो जब स्लो डाउन है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए, जब स्लो डाउन है, जब जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, तो फिर पॉवर्टी कम कैसे हो रही है, कंजप्शन कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि शुरुआत में जब एग्रीकल्चर पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड होती थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण वेजेस जो थे वो एकदम से बढ़ गए थे लोगों के और पॉवर्टी कम हुई थी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी एग्रीकल्चर अकेला तो है नहीं, अभी सर्विस सेक्टर भी, मैन्युफैक्चरिंग भी है, अर्बन एरियाज भी हैं, तो वहाँ पे तो वेजेस, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी तो एग्रीकल्चर भी ऐसा कोई ग्रोथ नहीं कर रहा कि हम यहाँ पे ये मान लें कि सबके वेजेस बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लॉस भी हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इकोनॉमी में, इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ चली गई थी। तो यहाँ पे भी पॉवर्टी डिक्लाइन कैसे हो रही है। चौथी चीज, कोविड का टाइम भी आया था, कोविड में भी कैसे पॉवर्टी कम हो सकती है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे फैक्ट्स देते हैं कि इनके हिसाब से, तो ये सब कारण बताते हैं कि ऐसे कैसे पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है। उसके बाद एक और ये चीज बताते हैं, वो बताते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था अभी। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, इसमें भी पता चला था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है हमारे देश में। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है तो पॉवर्टी कैसे कम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताते हैं, क्या ऑथर की इतनी सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि पॉवर्टी कम कैसे हो रही है। इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। तो एक्सप्लेनेशन हमको तभी मिलेगा जब हमारे पास कोई प्रॉपर गवर्नमेंट डाटा आएगा, कोई प्रॉपर गवर्नमेंट सर्वे आएगा। जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर गवर्नमेंट सर्वे नहीं है, तब तक हम किसी भी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ओके, तो यहाँ पे हमें एक गवर्नमेंट डाटा की जरूरत है, और यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है कि हाउस होल्ड कंजप्शन बेसिकली हो कैसे रहा है, तभी हम श्योर हो पाएंगे ट्रेंड के बारे में पॉवर्टी के। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। और बात कर लेते हैं स्टार्स ऑफ द डे की। ये स्टार्स ऑफ द डे क्या सेक्शन है ये मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली दिस इज एन एनकरेजमेंट सेक्शन। ओके, एनकरेजमेंट सेक्शन किस तरह से है ये, कि यहाँ पे जो लोग, जो एस्पिरेंट्स कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ, परसीवरेंस के साथ मेहनत कर रहे हैं, अपने जो एक्साइटमेंट है, अपने हार्डवर्क को कहीं पे भी ढीला नहीं होने दे रहे, और रेगुलरली द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम एनालिसिस में पूछते हैं उसका कंटिन्यूसली जवाब भी दे रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को कहीं पे भी ढीला नहीं पड़ने दे रहे, वो हमारे स्टार्स है। ठीक है, तो स्टार्स ऑफ द डे जो है, आज के जो स्टार्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत सारे नाम है। एक तो है सजल, ठीक है, इन्होंने आंसर्स दिए थे। सूरज है, मोनिका है, रुतिका है, रुतिका के बाद प्रतीक है, जीशु है, जीशु के बाद है आदेश, आदेश के बाद है अवंतिका, अवंतिका और अरहम है, दीपाली है, पीयूष है, भट्ट है, भट्ट शौकात नाम है इनका, विजय है, याचिका एंड काजल। ये सभी जो लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं ये। ठीक है, वैसे शुरुआत में इतने नहीं थे, लेकिन अभी सभी लोगों की जील वापस लौट रही है, और आई एम वेरी हैप्पी एंड अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और अगर आप इसी तरह से अपने एक्साइटमेंट को, अपने हार्डवर्क को, जील को मेंटेन रखोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोगों के नाम मुझे फाइनल लिस्ट में भी देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उसको कॉमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।